Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Dear students, today we are going to start the online lectures for you peoples and also for those people who are beyond the scope of the school and colleges. You know that because of COVID-19, the DEO made Lucky Marwat started online lectures, and we, the staff, as a staff from different institutions, going to deliver the lectures on the chapters number 4. For example, I am a physics subject specialist from Government High Secondary School, Sarayanagar. And today I will deliver a lecture on work and energy, because we just finished 3 units, and first of all let us start. आपको पता है कि अक्सर हम ये बात कह रहे होते हैं काम में कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, या मेरा ये काम है। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल कॉमन सेंस में वर्क में क्या डिफरेंस है, हम आज को आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो एक होता है जी कॉमन वर्क, एंड कॉमन वर्क जो है it is simply defines as any mental or physical activity that we are done in the common life is known as common work. For example, writing something on computer, playing football, playing game on computer. यानी इसका मतलब ये है कि जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये साइंटिफिक वर्क है। मसलन जब हम जॉगिंग कर रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, कोई वर्जिश वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, दैट इज जस्ट अ कॉमन वर्क। तो क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज साइंटिफिक वर्क, यानी फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क क्या है। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको नाम देते हैं साइंटिफिक वर्क, एंड साइंटिफिकली फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से work is said to be done when a force acts on a body and displace it to certain distance in the direction of force. यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट करे और वो फोर्स की डायरेक्शन इसी मत में कुछ फासला कवर करे, तो उस वक्त हम कहते हैं कि द वर्क इज डन। और ये कौन सा वर्क होगा, याद रखिए, इट विल बी द साइंटिफिक वर्क। ओके, तो इसकी एग्जांपल क्या है। एग्जांपल में सिंपल सी बात ये है कि व्हेन यू पुश समथिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, एंड व्हेन दिस फोर्स एक्ट ऑन दिस बॉडी, तो ये पहले कहाँ पे पोजीशन ए पे है, एंड इफ इट मूव टू अ पोजीशन बी and covering a distance s in the direction of force, तो here हम कह रहे हैं कि वर्क जो है वो हो चुका है, बिकॉज फोर्स इस पे अमल कर, इस बॉडी ऑफ मास पे फोर्स एक्ट कर रहा है और ये बॉडी डिस्प्लेस पर कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट। अब देखिए मैथमेटिकली वर्क जो है इट इज रिटन एज work done is equal to F dot S. मतलब you can also define the work done that the dot product of force and displacement is known as work done, or we call it scientific work. Here अगर हम dot को हटाते हैं तो आपको पता है from the dot product और from the vector multiplications कि जब हम dot को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या लगता है, cos थीटा लगता है। क्यों लगता है ये आगे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट सिंपली वर्क डन जो है इट इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। हियर यहाँ पे जो एफ है, एफ दिस इज द फोर्स अप्लाइड, और जो एस है इट इज द डिस्टेंस covered in the direction of force,
एंड थीटा जो है इट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके डन। यहाँ पे नेक्स्ट बात यहाँ पे आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ वर्क, सॉरी यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो द SI यूनिट ऑफ वर्क is joule, आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जोल, यानी SI यूनिट ऑफ वर्क जो है वो जोल है। इसी तरह CGS सिस्टम में, इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज in CGS system, the unit stop, excuse me. Okay, dear students, we were talking about the unit of work. So the SI unit of work is joule. Now, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे what is joule, तो what will be your answer? तो let us see. देखिए, we know that work done is equal to Fs. यहाँ पे मैंने एंगल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर एंगल मैंने कौन सा लिया है, जीरो लिया है बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड वर्क डन हमारे पास, आपके पास क्या आता है, Fs के बराबर आता है। नाउ वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन दिस बॉडी and it cover a distance of 1 meter in the direction of force. Yani joule can simply be defined as that when a 1 Newton force act on a body of mass m and it cover a distance of 1 meter in the direction of force, then in this case we say 1 joule work is done or 1 joule work is performed. But keep in mind this, we are talking about the scientific work. Okay, the second or other unit of work is erg. Erg, keep in mind, erg jo hai, erg is CGS unit. CGS unit means that K in centimeter gram second, the unit of work is erg. And what is the relationship between the erg and the joule? So actually 1 joule is equal to 10 exponent 7 erg. Okay, dear students, ये आपके पास इस तरह भी आ सकता है कि 1 erg is equal to 10 exponent minus 7 joule. ये कैसे है? ये मैंने इस तरह किया कि 10 एक्सपोनेंट 7 पे दोनों तरफ को डिवाइड किया, तो यहाँ पे मेरे पास आया 1 डिवाइडेड बाई 10 एक्सपोनेंट 7 जूल, और इधर 10 एक्सपोनेंट 7 और 10 एक्सपोनेंट 7 आपस में क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। लिहाजा जब आप इसको ऊपर लेके जाते हैं तो आपके पास आता है 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 एक्सपोनेंट माइनस 7 जूल, यानी दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द अर्ग एंड जूल। Now, dear students, there are also some other units of work done and they are very necessary for the anti-test point of view. For example, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने डिस्कस किया जूल है which is the SI unit, तो और यूनिट जो है हमारे पास वो है किलोवाट आवर। याद रहे this is the mechanical unit of work done, and 1 kilowatt hour, that is 1 kilowatt hour is equal to 3.6 megajoule. That is the relationship between the joule and kilowatt hour. मतलब कभी कभी ये भी आ सकता है कि kilowatt hour is the unit of, तो आपका सिंपली ख्याल जाएगा किसकी तरफ, फोल्डर की तरफ, कि द किलोवाट हावर जो है इट इज द यूनिट ऑफ वर्क बिकॉज 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। ये जो रिलेशन है
डिस्कस इट आफ्टर दिस टॉपिक। पावर की जो टॉपिक है उसमें इसको हम डिराइव भी करेंगे। इसी तरह दिस हमारे पास यूनिट ऑफ वर्क कितने बने? एक तो हमारे पास क्या बना, एस यूनिट जूल बना, दूसरा हमारे पास क्या बना, अर्ग बना, राइट। अर्ग 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 1 जूल इज इक्वल टू 10 एक्सपोनेंट 7 एंड 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 माइनस 7 जूल। इसी तरह किलोवाट हावर जो है इट इज अनदर यूनिट ऑफ द वर्क डन। एक और यूनिट है which is usually used in the nuclear physics and it is called electron volt. 1 electron volt is equal to 1.6 cross 10 exponent minus 19 joule. This is other unit of work. This is another. तो dear students, अभी तक हमने डिस्कस किया what is common work। तो common work जो है any physical और मेंटल एक्टिविटी उसे क्या कहा जाता है, कॉमन वर्क कहा जाता है। दूसरा हमने जो डिफाइन किया वो क्या था, साइंटिफिक वर्क था। साइंटिफिक वर्क में हमने ये कहा, या फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्क डिफाइन होता है वो हमने कहा कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रहा है और वो इसी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर रहा है, इन दिस टाइम वी से साइंटिफिक वर्क इज डन। मैथमेटिकल फॉर्म भी हमने लिखा उसका कि वर्क जो होता है इज इक्वल टू एफ डॉट एस। डॉट को जब हम हटाते हैं तो हमारे पास आता है वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। नाउ हियर फिर हमने डिस्कस किया कि द यूनिट ऑफ वर्क, सो द यूनिट ऑफ वर्क इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड सेकंड वन हमने कहा कि द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग and the mechanical unit of work is kilowatt hour and the nuclear physics point of view और atomic and molecular physics में जो हम unit of work पढ़ते हैं वो आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। and these are the relation that 1 joule is equal to 10 exponent 7 arc और 1 arc is equal to 10 exponent minus 7 joule। similarly हमने कहा 1 kilowatt hour is equal to 3.6 mega joule और 1 electron volt is equal to 1.6 cross 10 exponent minus 19 जूल। ओके, अभी तक हमने एक और बात कही कि चूंकि वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो इट मींस दैट कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द वर्क डिपेंड्स। नाउ हमारा नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है कि वर्क का दारोमदार की बातों पर है, यानी कब हम कहेंगे दैट वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क, हमने ज़्यादा काम किया, और कब हम कहेंगे कि हमने कम काम किया, और कब हम कहेंगे कि we did no work, हमने कोई भी काम नहीं किया। Let us explain this। तो सबसे पहले dear students, we know that कि हमारे पास जो वर्क होता है, factors on which work depends। तो आपको बताइए स्टूडेंट्स कि इज वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो सिंपली नंबर 1 जो है वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड। तो समटाइम देखिए, अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो कम फोर्स अगर हम इस पे लगाते हैं, सपोज करें मैं इस दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आई एम डूइंग नो वर्क, राइट। वजह उसकी ये है कि यहाँ पर मैं फोर्स कम अप्लाई कर रहा हूँ और फोर्स कम एप्लीकेशंस की वजह से ये जो दीवार है या व्हाटएवर द थिंग इज या हेवी बॉडी है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा, और जब डिस्प्लेस नहीं हो रहा तो हमने पहले भी कहा कि नो वर्क इज डन एट ऑल। ओके, तो अगर हम क्या करें, एक बॉडी है और उस पर फोर्स कम लगाएं तो इसका मतलब है कि अगर वो कम डिस्टेंस तक क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, तो कम वर्क डन होगा। और अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो डेफिनेटली वो डिस्प्लेस भी ज़्यादा होगा, और जब डिस्प्ले ज़्यादा होगा तो उस वक्त हम कहेंगे कि हमने ज़्यादा काम किया है। मतलब फोर्स एंड वर्क दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फोर्स की वैल्यू हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वर्क की वैल्यू क्या होती है, डेफिनेटली उसके साथ बढ़ती है। ओके, द सेकंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट का वर्ड, डिस्प्लेसमेंट
तो अगर एक बॉडी है उस पर आप फोर्स लगाते हैं और अगर इस फोर्स के लगाने से क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा पैदा होता है या इट इज़ डिस्प्लेस मोर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हम कहेंगे कि हमने वर्डन क्या है, ज़्यादा किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह तीसरा जो है वो है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कीप इन माइंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये हमें बताएगा कि बाज़ों का वी आर डूइंग मोर वर्क, बाज़ों का यानी फॉर डिफरेंट एंगल्स हम कहते हैं वी आर डूइंग नो वर्क, फॉर एनी अदर angle we say that we are performing the work but it is a negative work. Now what are concept of this? For example, number A, for theta is equal to 0 degree. This means that कि अगर आप एक बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और इस बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पैदा होती है, इट इज टोटली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जैसे ये मैंने इस पे फोर्स लगाया और ये फोर्स की डायरेक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, तो here theta between the force and displacement is 0 and you know that the maximum value of cos theta is cos 0 is equal to 1, यानी theta 0 पे अगर हम लगाएं, cos theta की वैल्यू 0 लगाएं तो maximum work done will be done. So here work done will be equal to Fs cos 0. No, this will become Fs and we call it the maximum work and sometimes we also call it positive work as well. मतलब अगर theta between the force and displacement 0 के बराबर हो, in this case maximum work will be done. Okay. जो next दूसरा है other angles है, इसमें आपके पास for theta is equal to, this is B, for theta is equal to कितना हमने लगाया, 0 लगाया, अब हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं 90 डिग्री। याद रहे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाज़ औक़ात हम कह रहे हैं कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और इस तरह लगाएं और बॉडी को डिस्प्लेस भी करें तो फिर भी याद रहे वर्क डन नहीं होता। जैसे क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, लुक एट दिस। ये अगर आपके पास क्या, दिस इज सूटकेस, इस पर अगर हम फोर्स इधर लगाते हैं और डिस्प्लेस ऐसे करते हैं, राइट, तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। ओके, यानी मैंने इसको ऐसे पकड़ा और यू इसको लेके जा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली उसको लेके जा रहा हूँ, तो मैं फोर्स ऐसे अप्लाई करता हूँ, लेकिन ये डिस्प्लेस ऐसे होता है। तो लुक एट दैट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है, दिस इज द फोर्स अप्लाइड, डिस्प्लेसमेंट फोर्स अप्लाइड। तो एंगल इसके बीच में कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। और जब 90 डिग्री होगा तो लेट अस सी वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos 90 and you know that cos 90 is equal to 0 when it is multiplied by the F and S, तो work done will be equal to 0। अब देखिए साइंटिफिकली या कॉमन सेंस में अगर आपने किसी बहुत ही बड़े हेवी चीज़ को उठाया हुआ है और आप सूटकेस में बंद करके ले जा रहे हैं आप इसको, तो डेफिनेटली यू आर डूइंग नो वर्क थ्रू साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आप कहेंगे कि मैं तो वर्क कर रहा हूँ, मैं तो मुझसे तो पसीना निकल रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर डूइंग नो वर्क बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos 90 cos थीटा। जब थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होता है, 90 आता है, देन cos 90 की वैल्यू क्या होता है, वो 0 के बराबर होता है। 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, तो ये 0 है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। तो ये लोग अक्सर हमसे ये पूछते हैं कि यार वी आर डूइंग, कभी कभी हम स्टूडेंट से पूछते हैं
कि बेटा अगर आप सर पर किसी ने बहुत बड़ी गठरी बांधी रखी हुई है और आप उसको यूं ऐसे हॉरिजॉन्टली लेके जा रहे हैं, तो क्या आप वर्क डन कर रहे हैं? वो हंसता है, यस सर, व्हाई नॉट, वी आर डूइंग वर्क, हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसके लिए कहते हैं कि बेटा आप थोड़ा सा इस इक्वेशन को देखिए, वर्क डन क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा। तो यस, आप ये बताएं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो लुक एट दिस इज द फोर्स, क्योंकि आप इस तरह इस पे फोर्स लगाएं, और ये क्या, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल कितना बना इसके बीच में? 90 डिग्री बना। तो जब एंगल 90 डिग्री बनता है तो cos 90 इज इक्वल टू 0, नो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है आप वर्क नहीं कर रहे हैं, हालांकि आपकी एनर्जी जो है क्या हो रही है, वो ज़ाया हो रही है। ओके, तो दिस इज अ वेरी स्पेशल केस कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड यू आर डूइंग नो वर्क बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0। इसी तरह एक और एक कॉमन एग्जांपल है, अगर मैं इस किसी भी बाल्टी को लेके सपोज करें, एक बकेट है, बाल्टी को आप उसको यू ऐसे हॉरिजॉन्टली लेके जा रहे हैं, ठीक है, एक नलके से हमने इसको भरवाया और आप इसको लेके जा रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, लेकिन आप इस तरह, तो लुक एट दैट, यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन ऊपर, और ये डिस्प्लेस हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इनके दरमियान भी एंगल कितना बना है? 90 डिग्री बना है। एंड इन दिस केस कीप इन माइंड नो वर्क इज डन। ओके, नो हमने ये कहा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 हो तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? वो 0 होगा। एंड इन दिस केस नो वर्क विल बी डन। देयर इज आल्सो अनदर केस, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि व्हाट इज द सिचुएशन दैट where we say that I am doing work but scientifically we do no work। तो एक तो ये हुआ कि when the angle between the force and displacement is 90 degree, in this case we are doing no work। दूसरा हमने ये एग्जाम्पल लिया कि जब आप किसी दीवार पे फॉर एग्जाम्पल फोर्स लगा रहे हैं, तो जब दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है क्या, वो 0 के बराबर होता है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, आप तो फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, आप एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, बट कीप इन माइंड साइंटिफिकली यू आर डूइंग नो वर्क। ओके, दिस वाज द केस फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड द सी। अच्छा, वो आपके पास होता है, इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। ओके, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। ओके, और यहाँ पर अगर नेगेटिव वर्क कब होगा? नेगेटिव वर्क तब होगा जैसे हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा। ओके, तो नेगेटिव वर्क जो है इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ cos थीटा, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ cos थीटा। अगर ये थीटा जो है इफ इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन, इधर हम इसको लगाते हैं, इफ दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, नो इन दिस केस आपके पास जो वर्क होगा वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। मतलब हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ऐसे, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, and we know that in the first quadrant when theta is in between the 0 and 90, cos theta की जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, and because of that reason when theta is equal to 0 or less than 90 degree, तो उस केस में आपके पास वर्क जो होगा वो क्या होगा? वो पॉजिटिव वर्क होगा। और ये इस केस में होगा, look at that, theta is equal to 0 or if it is less than 90 degree, theta is equal to 0 or less than 90 degree, तो फिर इस केस में आपके पास क्या होगा? एंगल जो वर्क जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। लेकिन अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाएं तो 90 के बाद क्या शुरू होता है? 91, 92, 93, इसी तरह 100, अब कहाँ तक पहुँच जाते हैं? 150, 180 तक पहुँच जाते हैं। तो याद रहे सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल पर
किसी भी एंगल पर, कीप इन माइंड डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट को नोट करिए कि अगर एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 but less than or equal to 180 degree, in this case work done will be negative. अब आप कहेंगे कि इसकी कोई एग्जांपल, तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि हम थीटा को 180 डिग्री देखिए, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क. कैसे? वो इस तरह कि अगर हम क्या करते हैं, थीटा किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, लुक एट दिस, ये फॉर एग्जांपल हमारा मोटर कार है, राइट, एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, मतलब ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है. लेकिन जब ड्राइवर ब्रेक लगा देता है तो याद रहे ब्रेक लगाने के बाद ये पॉइंट ए भी सीधा नहीं रुकता, बल्कि कहाँ भी रुकता है, ए से बी तक आता है, राइट. और जब ए से बी तक आता है तो इट कवर डिस्टेंस एस इन दिस डायरेक्शन, बट रुकता क्यों नहीं? क्योंकि इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन है इट इज टोटली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मतलब दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज एस, और ये आपके पास क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. तो फ्रिक्शन फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है उनके दरमियान एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो जब एंगल को आप 180 डिग्री पुट करेंगे तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एस cos 180 डिग्री एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस एफ एस, बिकॉज cos 180 जो है इट इज इक्वल टू -1. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो पढ़ा, लेट मी रिवाइज अगेन फॉर यू पीपल, और थोड़ा उर्दू में मैं आपको समझा देता हूँ. तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि वर्क क्या है, साइंटिफिक वर्क क्या है. वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो इन दिस केस वर्क इज सेड टू बी डन. मैथमेटिकल फॉर्म उसका क्या है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, और एफ डॉट एस. यहाँ से मुझे एक और बात आपको समझानी पड़ेगी कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वर्क स्केलर है या वेक्टर है, तो आपका सीधा आंसर किस जो माइंड जो होगा वो किसकी तरफ जाएगा, इट विल बी टुवर्ड द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड and the resultant is a scalar quantity, then it is called scalar product. तो वर्क डन जो है it is the best example of scalar product. मतलब ये कहाँ से आता है, from the multiplication dot product of the force and displacement. तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के दरमियान चूंकि डॉट प्रोडक्ट है और उससे हमारे पास वर्क आता है, लिहाजा वर्क क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये भी आपको पता होना चाहिए. फिर हमने पढ़ा कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ वर्क. तो याद रहे एस यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड द CGS यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, एंड द मैकेनिकल यूनिट ऑफ वर्क इज किलोवाट आवर, एंड द न्यूक्लियर फिजिक्स द यूनिट ऑफ वर्क इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड हम उसमें रिलेशन भी फाइंड आउट किए. फिर हमने कहा कि व्हाट आर द फैक्टर ऑन व्हिच द वर्क डिपेंड. तो सिंपली व्हाट आर जो इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा. इट डिपेंड्स अपॉन द applied force, displacement and the angle between the force and displacement. And you know that, keep in mind, the special cases for the angle कि when theta is equal to 0 or it is greater than less than 90, then in this case the work is said to be positive work, because the value of cos theta is in first quadrant is positive, that is why work is positive. But for a particular angle when theta is equal to 90 degree, keep in mind work done is equal to 0 and we are doing no work. हम समझ रहे होते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने शुरू से आपको बताया कि वो साइंटिफिक वर्क नहीं होता, बल्कि कौन सा वर्क होता है, ये कॉमन वर्क होता है. तो हम अगर कॉमन वर्क तो कर रहे हैं, बट वी आर डूइंग नो साइंटिफिक वर्क फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. और इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दी कि अगर आप एक सूटकेस को लेके जा रहे हैं टुवर्ड्स द ऑफिस, तो यहाँ पर जो एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो वहाँ पर एंगल कितना 90 है, लिहाजा वर्क इज इक्वल टू 0. एंड द थर्ड वन इज नेगेटिव वर्क. नेगेटिव वर्क में आपके पास आपको पता होना चाहिए कि व्हेन द एंगल
कीप इन माइंड, ये एमसीक्यूज में आता है। व्हेन द एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन और इक्वल टू 180, यानी 90 से ज़्यादा और 180 के बराबर या 180 से कम, यानी सेकंड क्वार्टर में जब थीटा की वैल्यू होगा बिटवीन द फोर्स डिस्प्लेसमेंट, तो याद रहे उस वक्त क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा और उसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल इज द वर्ड अगेंस्ट फ्रिक्शन। ओके, यहाँ पर मैं आपको थोड़े से और कंसेप्ट बता रहा हूँ अबाउट दी वर्डन। कभी कभी हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि अगर एक मोटर कार है और ये मोटर कार जो है वो रनिंग पोजीशन में है, मतलब उसने फर्स्ट गियर लगा के आगे चलना शुरू नहीं किया है, तो क्या ये वर्क कर रहा है, इज इट डूइंग वर्क? तो सिंपल सा जवाब ये होना चाहिए कि यहाँ पर वर्डन जो है वो 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है एस, ये क्या 0 के बराबर है। इंजन तो अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा है, लेकिन याद रहे क्योंकि ये इस मोटर कार को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, लिहाजा वर्डन जो है वो क्या 0 के बराबर है। एक और कंसेप्ट वर्क के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक स्टूडेंट है वो अपने जो उसका क्या होता है बस्ता होता है, वो उसको टेबल ग्राउंड से उठा लेता है और टेबल पे रख देता है इन 1 सेकेंड, और एक स्टूडेंट है उसको उठा लेता है इसी ही बस्ते को 5 सेकंड में उठा लेता है। तो अगर मैं उनसे पूछूं कि बेटा किसने ज़्यादा काम किया, कि उस बच्चे ने जिसने इस बस्ते को 1 सेकंड में उठाया या उसी बच्चे ने जो इसी बस्ते को उन्होंने 5 सेकंड में उठाया, तो डेफिनेटली उसका जो जहन होगा वो उस तरफ है क्योंकि इसने बहुत जल्दी उठाया है, लिहाजा उसने वर्क डन ज़्यादा किया। कीप इन माइंड वर्क जो इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, इसका टाइम के साथ कोई भी मतलब नहीं है, लिहाजा चाहे आप इसको क्या करें कम वक्त में उठाएं या ज़्यादा वक्त में उठाएं, तो डेफिनेटली आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और एंगल को काउंट करना होगा। तो यहाँ पर जो आपके पास वर्क होगा वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही रहेगा। मतलब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ओके, ये बात भी हमारे पास सामने आ गई। अब एक और रिलेशन की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि देखिए ये भी हमने पूछा कि वर्क जो ये स्केलर क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें हमने इसमें माशाल्लाह पढ़ी। तो और इसमें अगर आपको कोई, हाँ ये भी सारी बात यही थी, तो प्लीज़ ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने वर्क के मुतालिक बहुत सारी बातें की है, लेकिन एक और पॉइंट जो है वो हमने अभी तक मिस किया है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क? डायमेंशन ऑफ वर्क को इज डायमेंशन ऑफ वर्क is work is equal to Fs। यस, तो आप डायमेंशन को निकालने का आसान तरीका ये है कि पहले आप सारे फार्मूले बेस तक लेकर आए। जैसे मैंने F इज इक्वल टू एम ए लिखा,